नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा नाम के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सरकारी परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारा और बहुत अच्छा कंटेंट। दोस्तों इससे पहले भी हमने बहुत सारे एग्जाम्स का एनालिसिस किया है। जो भी सरकारी परीक्षाएं आपके आने वाले टाइम में होने वाली हैं, जो भी एसएससी कराता है या फिर स्टेट की भी जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएसआई का हमने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया था। हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला उसके लिए। आज हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के बारे में। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसको पुराने ज़माने में, आज की डेट का तो मैं आपको गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन पुराने ज़माने में इसे मिनी आईएएस का नाम दिया गया था इस एग्ज़ाम को। जी हाँ, वो एग्ज़ाम है एसएससी द्वारा कॉमन ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, उसकी बात कर रहे हैं। और इस वीडियो को आज हम प्रेज़ेंट करेंगे, इसमें मेरा साथ दे रहे हैं मेरे रॉबर्ट कुमार जी। देखिए मैं बहुत दिनों से एक साथी की तलाश में था कि भाई मैं जो है अकेले काम करता हूँ तो मेरा कोई साथी होना चाहिए। तो अब मैंने साथी ढूँढना शुरू कर दिया है। पिछली वीडियो में मेरे साथ एक मॉन्क साहब थे, एक साधु बाबा थे और आज हैं रॉबर्ट कुमार। तो रॉबर्ट कुमार जी देखिए जो उनका काम है वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं आप सबको कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है भाई सीजीएल का एग्ज़ाम। सीजीएल में भी हम एनालिसिस कर रहे हैं जीएस और जीए सेक्शन की। आप चिंता मत करिएगा, मैं एनालिसिस करूँगा जीएस और जीए सेक्शन की, और मेरे बाकी जो साथी हैं वो सारे के बाकी जो सेक्शंस हैं, जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया या इंग्लिश हो गया, वो सारे सेक्शंस का बहुत ही टू द पॉइंट एनालिसिस आपको इसी चैनल पे देंगे। तो अगर जीएस जीए की बात करेंगे ना, तो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, ये याद रखिएगा। तो इस एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है विशाल सिंह, और इससे पहले मैंने जिस एग्जाम की हम आज बात कर रहे हैं ना, उस एग्जाम्स को 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। 2014 का जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था तो उससे मुझे एग्जामिनर की पोस्ट अलॉट हुई थी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का पार्ट है। और मैं ऑल एंड आउट जो एग्जामिनर की पोस्ट है वो कस्टम्स का ही काम करते हैं, पोर्ट्स पे। इसके अलावा मैंने जब 2016 का एग्जाम दिया था तो मुझे उस समय एक जो नई पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी एसएससी में, 4800 पे ग्रेड की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीएजी में, वो अलॉट हुई थी। बॉम्बे में मुझे पोस्टिंग आई थी और जैसा कि आपको पता है मैंने ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 5 साल से बच्चों को जीएस और जीए के लिए जो है इस इन एग्जाम एसएससी के द्वारा जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया या फिर आपका सीएचएसएल हो गया, इवन जो हमारे स्टेट्स के वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उसकी भी मैं आपको तैयारी करा रहा हूं। तो आज की वीडियो में खास क्या है, देखिए आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि भाई क्यों जीएस और जीए को पढ़ना है। एक एक छोटा सा एनालिसिस। देखिए फिर से रॉबर्ट कुमार जो है आपके सामने आए हैं, जो है आपको अपना अभिनंदन देते हुए। तो अब देखिए इस खाली पेज में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो आपको बताएगा कि भाई जीएस और जीए पढ़ना क्यों जरूरी है। कई लोग आपको मिलेंगे, मेरे समय भी मुझे मिले जब मैं तैयारी करता था, क्या भाई जीएस जीए क्या पढ़ना है। हमारे समय 50 नंबर 200 नंबर का पूरा एग्जाम होता था, पूरा प्री। उसमें 50 नंबर की जीएस और जो है आपकी जीए वगैरह आती थी। इसके अलावा 50 नंबर की मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश और 50 नंबर की रीजनिंग होती थी। तो सब कहते थे कि भाई जीएस जीए क्या पढ़ोगे, जब अगर तुम बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनमें इतना अपने आप को जो है पारंगत कर लोगे तो तुम्हें बाकी जीएस जीए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे को भी लगता था कि भाई बात तो सही कह रहे हैं, जीएसजीए में कुछ भी पूछ लेता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि कुछ भी पूछ लेता है, जब हम टेस्ट सीरीज ले बैठते थे तो पूछ लेता था कि भाई ये नर्व का नाम क्या है, अब हमें नहीं पता। कोई प्लांट किंगडम पूछ ले तो हमें नहीं पता। कोई ये पूछ ले कि फलाना ने किसको कहाँ मार दिया, हमें नहीं पता। तो मेरे को भी लगा कि भाई बात तो सही है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पढ़ाई शुरू की ना, और जब मैंने तब भी धीरे धीरे जीएस पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये अप्रोच गलत है। और आज भी मैं ये अप्रोच देखता हूँ लोगों में। लोग कहते हैं जीएस जीए को छोड़ दो, बाकी सारे टॉपिक कर लो, जीएस जीए में टाइम वेस्टेज है। मैं आपको एक बात बता दूं, इंग्लिश को बच्चे घोल के पी चुके हैं, मैथ्स को बच्चे घोल के पी चुके हैं, रीजनिंग इतनी टफ आती नहीं एसएससी की। तो आखिरकार डिफरेंस बनेगा कहाँ? डिफरेंस बनेगा आपका जीएस और जीए से। जिस बच्चे ने, जो बालक जीएस और जीए पढ़ के जाएगा ना, मेरी बात मान के चलिए कि वो, उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एज तो रहेगा उसके पास कि बाकी बच्चों के मुकाबले। क्योंकि देखिए आप में और जो टॉपर्स होते हैं ना, उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो कुछ छोड़ना नहीं चाहते। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है गधा मजदूरी नहीं करनी, हमें घोड़ा मजदूरी करनी है। और घोड़ा मजदूरी ये कहती है कि जीएस जीए छोड़ो नहीं। उसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, खासकर जो अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है जब से एसएससी ने ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 2016 के बाद से, ये पैटर्न थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं हर साल थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता जा रहा है। और पिछले साल के जो पेपर हमने एनालाइज किए उसमें समझ में आता है कि जीएस जीए में आपके करंट अफेयर्स का वेटेज भी बढ़ गया है,
जो पहले कम था। पहले तो बहुत आप बिल्कुल सही बात है कि अगर 50 क्वेश्चंस पूछने आपको मिलते हैं तो उसमें से 10 ऐसे होते थे जिनका आपको हाथ-पाँव भी नहीं पता होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपसे कितने सवाल पूछे जाते हैं? अब आपसे 25 सवाल ही पूछे जाते हैं। लेकिन वो 25 सवाल में से अगर मैं आपको बता दूँ, एनालिसिस भी यही कहती है कि लमसम 5 से 10 सवाल जो होते हैं ना, वो आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो भाई करंट अफेयर आ रहा है तो करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, एक-एक नंबर ज़रूरी है। 1 नंबर से आपका सिलेक्शन हो सकता है, 1 नंबर से आपकी मनचाही पोस्ट आपको मिल सकती है। मुझसे अच्छा कौन जानता है? 500 मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 524 पे इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर मिलता है, 523 नंबर थे। पहली प्रेफ़रेंस नहीं मिली, सेकंड प्रेफ़रेंस मिल गई एग्ज़ामिनर। देखिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक-एक नंबर की जो ये लड़ाई है ना, इसमें हमें 1 नंबर भी 1 इंच नहीं देना किसी को। इस बैटलफ़ील्ड में हमें 1 इंच नहीं देना, हमें इस तरीके से एकदम अपने आप को जो है तैयार करना है कि भाई कोई भी सवाल पूछ लो, हम रेडी हैं। और अगर मुझे नहीं आता, ये मान के चलो भारत में मेरे अलावा 40 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उनको भी नहीं आता होगा। ठीक है? तो हमारी पढ़ाई का लेवल वो होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से जो जीएस और अगर आपका जो जीएस और जीके का सेक्शन है ना, वो आपके लिए क्या है, एक एड्ज है, एक आपको एक वो जो है ऊपर रैंक बढ़ाने का काम कर रहा है। तो इसलिए उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ने का नहीं, आगे बढ़ने का। तो अब बात करते हैं इस वीडियो में कि भाई मैंने आपके लास्ट ईयर के कुछ एग्जाम्स को एनालाइज किया, मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया था ये, और मुझे जो चीज़ उसमें समझ में आती है ना, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने एग्जाम को एनालाइज किया तो देखा कि भाई मेजर पोर्शन जो है ना, वो मिसलेनियस और करंट अफेयर से। अब आप कहेंगे सर करंट अफेयर तो जीरो कर, भाई जीरो इसलिए है क्योंकि एकदम करंट नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा था कि हाल ही में हुआ। और मिसलेनियस इस तरीके से कि आप उसको किसी सब्जेक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते। तो मिसलेनियस में आप ये कह सकते हैं कि भाई करंट को ही इंक्लूड करिए किसी ना किसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आज एग्जाम है, नोटिफिकेशन तो आ चुका है सीजीएल 2022 का, एग्जाम अगर मान लीजिए आने वाले समय यानी फरवरी में एग्जाम है, तो आपको कम से कम पिछले साल जुलाई से जो है आपकी करंट अफेयर्स तैयार होनी चाहिए। जून या जुलाई से आपकी करंट अफेयर्स तैयार होनी चाहिए एग्जाम की डेट तक। क्यों? क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है, पेपर तो बनना नहीं है। ऐसा नहीं कि पेपर की छपाई में टाइम लगेगा तो हम 1 महीने के पहले की करंट अफेयर तक जाएं, नहीं। एग्जाम ऑनलाइन है, लास्ट डे तक जो है करंट अफेयर पढ़ सकती है सेट में, और अगले दिन आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो आपको आखिरी दिन तक की करंट अफेयर आपके टिप्स पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे देखिए बायोलॉजी में 4 क्वेश्चन आते हैं। अब बायोलॉजी में अगर 4 क्वेश्चन आया तो लाज़मी सी बात है, मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई आपको बायोलॉजी पढ़ने का तरीका क्या है। बॉडी पढ़िए, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़िए, उसमें जितने भी सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब का चार्ट्स बनाइए, और इसमें क्या चीज़ क्या काम करती है वो आपको मालूम होनी चाहिए, और आपको याद हो जाएगा। जितनी बार उसको देखते रहेंगे, उन चार्ट्स को आप बार-बार ऐसे चार्ट बनाइए टेबुलर फॉर्म में, और उन चार्ट्स को जो है हर 1-2 दिन, हर 1 हफ्ते पे आप रिवाइज़ करते रहिए। और आपको पता ही है कि 21 दिन वाली बात, कि 21 दिन तक अगर हम कोई चीज़ को करते हैं तो हमारी आदत में शुमार हो जाती है और आदत पड़ जाएगी आपको। तो बस यही पढ़ने की आदत आपको डालनी है। इसके अलावा बायो में अगर आप देखेंगे तो बायो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका डिजीज़, कि किस कौन सी डिजीज़, कौन से प्रोटीन, कौन से विटामिन, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज़ होती है। उसके बारे में वो देखिए, ये टॉपिक्स, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप सिर्फ़ एसएससी द्वारा कंडक्ट किए वाले एग्ज़ाम नहीं, कोई भी एग्ज़ाम आप दे दीजिए, सब में आपको ये जो हमारी चार्ट्स है ना, ये हेल्प करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए आप, चाहे वो स्टेट के ही क्यों ना हो। तो ये तैयारी उस लेवल से होनी है। तो बायो तो वहाँ कवर होता है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में देख सकते हैं कि भाई प्लांट्स का जो फूलों का डायग्राम होता है, उसमें कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, वो देख लीजिए। कुछ हट के सवाल होते हैं, वो हट के सवाल मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे हमारे, और मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में वो जो हट के सवाल होते हैं ना, वो आपको एक एक्स फैक्टर साबित होते हैं। तो कुछ ऐसे हट के सवाल हम भी आपके लिए इसी चैनल पे लेकर आएँगे। तो आप जो है खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि जल्दी से सरकारी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब बात करते हैं फिज़िक्स की। देखिए फिज़िक्स कोई ज़्यादा टफ नहीं आती। फिज़िक्स आप जो नॉर्मल आप अपनी तैयारी में पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते रहिए, चाहे आप कोई भी बुक रेफ़र करते हैं, चाहे आप ल्यूसेंट भी रेफ़र कर रहे हैं, तो कोई खराब बात नहीं है, या अरिहंत की कोई किताब आप फ़ॉलो कर रहे हैं। किसी को भी फ़ॉलो करिए, फिज़िक्स बाहर नहीं आनी। पॉलिटी,
पॉलिटी देखिए थोड़ा सा तसल्ली से पढ़िएगा। पॉलिटी में जो सवाल आते हैं वो थोड़े बहुत पेचीदा आते हैं, थोड़े डिटेल में आते हैं, तो थोड़ा ये सिर्फ आप इस काम से काम नहीं चलेगा कि भाई हमने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल पढ़ लिए, समझा भी नहीं, सिर्फ पढ़ लिए, इससे नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा पॉलिटी को तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा। सवाल आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं, तो आर्टिकल्स थोड़े बहुत और अच्छे से पढ़िए। हमारी जो एक सीरीज आ रही है पॉलिटी के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर, उनको अगर आप चाहें तो उनको आप जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में दोनों चीज़ों को कवर किया है, और जो मैंने आपको बताऊं, जो सवाल मैंने देखे वो हमारी वीडियोस में कवर होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है कि मतलब आपसे बहुत हट के पूछ लेगा। करंट अफेयर का ही टॉपिक होगा, किसी ने कौन सी टूर्नामेंट जीता, कौन सी ट्रॉफी जीती, या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई किसी को अवार्ड मिला होगा, जैसे विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिल गया, या ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता या रॉजर फेडरर ने जीता, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। तो ये भी करंट अफेयर से है। मिसलेनियस में देखिए, मिसलेनियस में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि भाई इथोपिया के जो है प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, या फिर कौन सा माउंटेन जो है हाल ही में जो है जिसने जो है आग उगलना शुरू कर दिया, वॉल्केनो ने। ऐसे सवाल वो आपसे पूछते रहेंगे, और आपको क्या करना है, बस अपने आप को अपडेट रखना है। फिर से इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में फिर से हम क्लासिकल जो चीज़ हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड होता है, वो सिंपल सी चीज़ें हैं, हम भी पढ़ाएंगे, आप उनको रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आरबीआई, बैंक्स का नेशनलाइजेशन, ये सब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। उसको आप करंट अफेयर्स के साथ मैच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए गवर्नमेंट ये कहती है कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज बैंक है, उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो एस्टेब्लिश कब हुआ, तो उसका आप एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखेंगे, उसके करंट में उसके एमडी कौन है ये देखेंगे, समझ रहे हैं? उसके साथ साथ में और अगर कोई और बैंक है जो उसके आगे पीछे नेशनलाइज था, जो कि प्राइवेट हो रहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे होगा क्या, आप एक ना 360 डिग्री व्यू लेके चलेंगे किसी भी करंट अफेयर का, और वो आपको हेल्प भी करेगा। अब हिस्ट्री की बात करें, देखिए हिस्ट्री में तो आपको खासकर आपका फोकस जो होना चाहिए ना, वो मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री पर होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मिडीवियल, खासकर मिडीवियल पे आप फोकस थोड़ा ज़्यादा करिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री को छोड़ के मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी मिडीवियल में आपका आ जाएंगे जो भी आपका मुगल शासन है वो पूरा आ जाएगा, जो भी तुगलक का शासन है उनसे पहले, वो सारा सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी की बात होगी, पृथ्वीराज चौहान की बात होगी, ये सारी बातें होंगी, ये सब कुछ कवर होता है। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स, तो फिर से हमारा चार्ट वाला सिस्टम आपके काम आएगा कि चार्ट बनाइए, पूरा इंपॉर्टेंट बैटल्स जितनी भी है मिडीवियल की, उस सब की एक लिस्ट बना लीजिए। भाई बैटल कब हुई, किसके बीच में हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, और अगर बैटल के अंत में कोई संधि हुई है तो उस संधि का नाम। और ये चीज़ आपके काम आएगी मॉडर्न हिस्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप ये मान के चलिए कि हर एक बैटल में कोई ना कोई अंत में कोई संधि हुई है, तो वो जो एक चार्ट मिल जाता है ना, तो ये समझ लीजिए आपको एक जान मिल जाती है कि भाई अब मेरे को इतना ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और फिर से कहूँगा, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करेंगे। फिर आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी में तो देखिए, भारत की बात करूं, मेरी पिछली वीडियोस भी देखेंगे तो मैंने यही बात बताई है आपको। चार्ट बनाइए, इंपॉर्टेंट जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनके नाम लिखिए, उनका स्टेट लिखिए, किस लिए फेमस है वो लिखिए। ऐसे ही बर्ड सेंचुरीज का एक चार्ट बनाइए, नाम लिखिए, स्टेट लिखिए, किस लिए फेमस है, कौन सी बर्ड ज़्यादा पाई जाती है वो लिखिए। इसके बाद वॉल्केनोज का बनाइए, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से वॉल्केनोज कहाँ मिलते हैं, कौन से एक्टिव वॉल्केनोज हैं, कौन से डोर्मेंट वॉल्केनोज हैं वो लिखिए। इसके अलावा एक मैप बनाइए, भारत का एक नक्शा लीजिए, और उसमें देखिए कौन सी नदी कहाँ बहती है। जैसे ताप्ती और नर्मदा ऐसी रिवर्स हैं जो कि आपकी उल्टा बहती है बाकी सारी रिवर्स से, जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ऐसे मैप्स बनाइए, मैप्स के थ्रू अगर आप रिवर्स को याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और फिर उन्हीं मैप्स में उनकी उन रिवर्स के ऊपर जो भी हाइडल पावर प्लांट्स हैं वो मेंशन कर दीजिए। अगर आप चाहें तो इसको टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा पता है आपको क्या होगा, कि आपका डेटा एक बार बनता है, लेकिन ये हमेशा के लिए आपके पास होता है, और हर एग्जाम से पहले आपके पास कुछ ना कुछ रेडी है और आपने फटाक से पढ़ा और चल दिए। ठीक है, अब आते हैं अवार्ड्स के ऊपर। अवार्ड्स भी देखिए ऐसे पूछेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपसे कुछ नया पूछ लेंगे, भाई 10 साल पहले ये अवार्ड किसको मिला था। तो आपको कुछ मेन अवार्ड्स याद रखने हैं। भारत में देखिए जितने भी पद्मा अवार्ड्स होते हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए।
पद्म अवार्ड हो गया, भारत विभूषण, भारत भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, जितने भी अवार्ड्स हैं। इसके अलावा जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स है वो देख लीजिए, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स होते हैं वो देख लीजिए, स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं वो देख लीजिए। और अगर लिटरेचर से रिलेटेड कुछ तो जैसे सरस्वती सम्मान हमारा एक अवार्ड होता है वो देखिए। ऐसे अवार्ड्स आपको ना जो भी आपकी जीएसजी की वाली बुक्स आती हैं उनमें मिल जाएंगे, तो उनको आपको फॉलो देखना कि भाई हर साल ये अवार्ड किसको मिल रहा है और किस चीज़ के लिए मिल रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए अगर आप इंटरनेशनली बात करेंगे तो इंटरनेशनल में आपको रमन मैग्सेसे अवार्ड मालूम होना चाहिए। मैंने अभी एक हाल ही में एक क्वेश्चन देखा था जब मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा था पीपीटी को, तो भाई रमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना कब हुई। अब आप सोचिए कि आपसे ये तो पूछ सकता है कि भाई अवार्ड मिला किसको लास्ट ईयर, लेकिन ये पूछना कि भाई अवार्ड की स्थापना कब हुई, ये तो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ट्रिकी है तो भाई हम तो बैठे हैं ना, इसीलिए हम किस लिए बैठे हैं, हम ये तो बैठे हैं कि ये ट्रिकी तो क्रैक करनी है। तो बस ये ट्रिक क्रैक करने का तरीका ये है कि प्रिपरेशन एकदम फुल टू अच्छे से होनी चाहिए। वो तरीका क्या है, अवार्ड के बारे में पढ़िए, अवार्ड स्टार्ट कब हुआ, किसकी याद में स्टार्ट हुआ ये मालूम होना चाहिए, और करंट में हाल ही किसको अवार्ड मिला है वो मालूम होना चाहिए। ये 3 एस्पेक्ट फिर से देखिए, किसके लिए स्टार्ट किया गया, तो वो जो पर्सनैलिटी होगी या कोई इंसिडेंट होगा वो मालूम होना चाहिए, ठीक है, ईयर मालूम होना चाहिए, और नियर बाय में अगर किसी को कोई अवार्ड मिला है तो वो कौन है, किस लिए मिला है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अवार्ड्स ऐसे कवर किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप रमन मैग्सेसे एक अवार्ड है, आप बुकर अवार्ड देख सकते हैं, मान बुकर बुकर इंटरनेशनल अवार्ड देख सकते हैं, बैफ्टा अवार्ड जो फिल्मों के लिए दिए जाते हैं, ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, ऑस्कर के अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार आपको किस बंदे को किस फील्ड में दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, ये भी इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और खासकर याद रखिएगा अगर कहीं उसमें कोई इंडियन है, देखिए एसएससी नहीं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, थोड़ा भारतीय जब जहाँ चमक जाते हैं ना उनको बड़ा प्यार आता है उन पे पूछने में। तो अगर गलती से भी कोई इंडियन दिखता है तो उसको तो एकदम याद कर लीजिए। कोई अपॉइंटमेंट भी होता है, जैसे गीता गोपीनाथ मैडम जो है, वो उनका अपॉइंटमेंट दोबारा से अभी वो वर्ल्ड बैंक में जो है अपॉइंट हो गई। तो ये आपको देखना है कि भाई ये तो भारतीय हैं, इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको अपने आप को अपडेट रखना है। देखिए तरीका ये है कि पढ़ना क्या है ना, वो फ़िल्टर आउट भी करना है हमें। हम हर चीज़ तो कवर कर नहीं सकते, डेटा इतना सारा है, पढ़ने वाला एक आदमी छोटा-सा दिमाग कितना पढ़ पाएगा? तो उतना पढ़िए जितना हमें पढ़ना है। पढ़ना मतलब जहाँ भी इंडियन इन्वॉल्व हो जाता है वो तो एकदम फ़ोकस में आना ही आना है। ठीक है ना? आप जैसे देखिए अभी कोई जनाब हैं, वो कैम्ब्रिज में जो है भारतीय भारतीय मूल के हैं, वो कैम्ब्रिज में किसी स्कूल के डीन बन गए, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे सत्य नडेला साहब हैं या सुंदर पिच्चई साहब हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि भाई भारतीय मूल के हैं। या भारतीय मूल का कोई साइंटिस्ट अगर कोई ऐसी खोज कर देता है जो रेवोल्यूशन ले आती है साइंस की फील्ड में, तो वो मालूम होना चाहिए। तो ये हमें एक पढ़ाई इस तरीके से करनी है। ये है करंट अफेयर्स और मिसलेनियस को पढ़ने का तरीका। और इसके अलावा कोई अपॉइंटमेंट भी होता है ना, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जैसे आप ये समझ लिए अभी बहुत दुखद समाचार था कि हमारे सीडीएस साहब जो इनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका जो है देहांत हो गया। तो अब आने वाले सीडीएस कौन होंगे, उन जैसे ही उनका नाम अनाउंस होगा तो एक दिमाग में याद रखिए कि आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा जो भी हमारे आर्मी के, नेवी के या एयरफोर्स के चीफ्स होते हैं जो अपॉइंट हुए होते हैं वो तो हमें समझना क्या है, हमें इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट्स भी देखनी ज़रूरी है। फिर किसी और देश में, किसी इंपॉर्टेंट देश में, अब हर छोटे-मोटे देश में तो नहीं, लेकिन जैसे अगर कोई हमारा इन भारत का जो है राजदूत जो है अपॉइंट होता है अमेरिका के लिए या चाइना के लिए, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है? हाँ, ये कुछ सैंपल पेपर मैंने आपके लिए उठाया है, सैंपल जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उसमें से कुछ सैंपल्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, अब जैसे इन क्रिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फील्डिंग पोजीशन इज बिहाइंड द बैट्समैन। अब देखिए सवाल ऐसा है, जो मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते होंगे उनको मालूम होगा कि भाई ये पोजीशन ये क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि बैट्समैन के पीछे अगर पूरे ग्राउंड में हम अलग-अलग जगह फील्डर खड़े करते हैं, मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये आपकी 22 यार्ड की पिच है, और यहाँ से अगर बॉलिंग होनी है और यहाँ बैट्समैन खड़ा है तो उसके पीछे विकेट कीपर होगा, फर्स्ट स्लिप होगी, सेकंड स्लिप होगी, गली होगी। ठीक है? तो अब जिनको मालूम होगा, ये मालूम होगा मिड विकेट कहाँ, तो मिड विकेट आपका यहाँ पे होता है। कवर्स कहाँ होता है, कवर्स इस साइड हो जाएगा आपका। मिड मिड ऑफ किधर जाएगा, तो मिड ऑफ आपका इधर हो जाएगा। तो बचा क्या, फर्स्ट स्लिप यही होता है जो बैट्समैन के पीछे होता है, विकेट कीपर के बाजू में। तो ये जानकारी आपको मालूम होगी तभी। तो देखिए ऐसे भी सवाल आते हैं तो थोड़ा सा अपने आपको प्रिपेयर करना है। अब देखिए सवाल मैंने आपको कहा ना, पॉलिटी थोड़ी सी डीप आती है। अब यहाँ सवाल पूछता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा में
जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो कुछ सीटें जो हैं उनके लिए रिजर्व रहती हैं, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? तो आर्टिकल है वो 330। तो इसलिए मैंने आपको आपको कहा ना कि सुपरफिशियल पढ़ाई नहीं पढ़नी कुछ सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी तो सुपरफिशियल पढ़नी भी नहीं है, क्योंकि भाई मालूम भी होना चाहिए ना, अपने देश की बात कर रहे हैं, ऐसे सिटीजन मालूम नहीं होगा क्या? क्या बताएंगे हम लोगों को? आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं भाई, आपको आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अच्छा, तो देखिए जैसे डैश नेशनल पार्क इज इन लद्दाख। अब नेशनल पार्क की अगर आपके पास लिस्ट रेडी है तो आपको मालूम होगा भाई हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है। The lymph is a clear blood fluid made up of white blood cells that attacks harmful dash in the blood। अब इसका आंसर है बैक्टीरिया। बायो पढ़ी होती मालूम होता, चैट चार्ट में हमने पढ़ा था कि लिम्फ नोड्स क्या करती हैं, लिम्फ का काम क्या होता है, लिक्विड ये जो है वाइट ब्लड सेल वाला जो वाइट लिक्विड होता है क्या काम करता है। तो बस चार्ट होगा रेडी तो एकदम होगी पूरी तैयारी अच्छे से, ठीक है। आइए अब एक एग्जाम और देखा मैंने, इसी इसी श्रृंखला का एग्जाम है 16 अगस्त का। सवाल देखिए, मिसलेनियस से फिर से 7। अब ये मिसलेनियस फिर से 7 वैसे ही हैं जो हाल ही वाली के ही हैं, एग्जाम से 7-8 महीने 9 महीने पहले की इधर उधर की बातें पूछी गई हैं। बायोलॉजी में फिर से 3 उसी टाइप के सवाल, फिजिक्स में फिर से एक सवाल वैसा ही नॉर्मल सवाल कि भाई आपसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हल्का सा पूछ लेगा, या फिजिक्स से कोई नॉर्मल कॉन्सेप्ट पूछ लेगा जो आपको नॉर्मली आपको मालूम भी होते हैं। पॉलिटी से फिर से 2 सवाल ऐसे आते हैं, ऐसे आए थे जो कि थोड़े से पेचीदा हैं, थोड़े से पेचीदा है, इसलिए पॉलिटी थोड़ा तसल्ली से पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स मैंने आपको बता दिया, स्पोर्ट्स से सवाल ऐसे आएंगे, अवार्ड्स किसको मिला, किसने ये कब जीता, कौन रैंकिंग में नंबर 1 था, खासकर क्रिकेट, हॉकी। भारत ने देखा जाए, आपने देखा कि पिछले ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक मिला, तो उसके कप्तान कौन थे, ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स जितना बात करें उतना कम है, बता दिया। भारत से रिलेटेड अपॉइंटमेंट तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके अलावा कोई अगर बहुत विश्व लेवल की कोई संस्था है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, या आईएमएफ हो गया, या आपका WHO, यूनेस्को, ठीक है, इन सब का ख्याल आपको रखना है कि भाई अगर इनके कोई नए हेड अपॉइंट होते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हिस्ट्री से सवाल फिर से 4 आए, तो आपको एक जनरल सा पैटर्न दिख रहा है ना यहाँ पे आपको कि भाई सवाल आ कहाँ से रहे हैं। हिस्ट्री से सवाल आने ही आने हैं, बायो पॉलिटी से सवाल आने ही आने हैं, बायो से सवाल आ ही रहे हैं, तो साइंस से तो सवाल आने ही आने होते हैं। अब हिस्ट्री से सवाल कैसे आएंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेनी है। 1857 का रिवोल्ट पढ़ लेना है, जो गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह स्टार्ट हुए 1919 में हुआ, चाहे 1930 में हुआ, 1942 में हुआ, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एक लिस्ट तो आपके पास जो है ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 1765 या 1765 भी छोड़िए, 1757 से जब से बैटल ऑफ प्लासी हुई ना, तब से लेकर 1947 तक, ये याद रख लीजिए, इन सालों के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, सबका चार्ट बनाइए। चार्ट इस तरीके से बनाइए कि आपके पास 2-3 पन्नों में वो सारा पूरा का पूरा इतना जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, सारे कवर हो जाएंगे। और जैसे ही कवर हो जाएंगे ना, आपका समझ लीजिए आपका 50% बोझा तो है ना मॉडर्न हिस्ट्री का, जो है एसएससी के लिए, वो तो उतर जाएगा। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि भाई 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, फिर बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, 1765 में आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, फिर 1774 में वैरन हास्टिंग साहब जो है अपना एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट होकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद मराठास के साथ जो बैटल चल रही है वो तो होती ही होती है, फिर एंग्लो मैसूर वॉर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब कवर हो जाएंगी ना, तो आपको समझ में आया कि हाँ यार, बहुत सारा टॉपिक तो मैं कवर करता चल रहा हूँ, और किस फॉर्म में? फिर से टेबुलर फॉर्म में। देखिए टेबल फॉर्म में पढ़ने का बहुत फायदा है, आदमी को कंसेप्ट पता होता है, क्लैरिटी होती है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे काम का है, और बार बार पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो आराम से याद भी हो जाएगा, सबसे बढ़िया चीज़। ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं है, बता चुका हूँ अप्रोच। रिवर्स को पढ़िए, कहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है उसको जरूर देखिए। फिर से एक बनाइए एक टेबल, टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, उसका कंटेंट क्या होता है, मतलब उसमें क्या ज़्यादा होता है, जैसे एलुवियल सॉइल है उसमें क्या ज़्यादा होगा, ब्लैक सॉइल में आयरन ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, ये सब जानिए। उसके बाद उसमें मेन क्रॉप्स कौन से उगाए जाते हैं ये पढ़िए, और कहाँ मिलती है ये जरूर पढ़िए। इससे होगा क्या, कौन से एक टॉपिक पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा एक पन्ने में, और हमें पता भी नहीं लगा, ठीक है। तो माउंटेन्स, सॉइल्स, रिवर्स, अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत बाहर की जो रिवर्स हैं इंडिया के बाहर की, जैसे यूफ्रेट्स हो गया, टिग्रिस हो गई, थेम्स रिवर्स होगी, वोल्गा रिवर होगी जो जर्मनी के पास बहती है, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको हेल्प होगी।
इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होता है करंट्स का, ओशन करंट्स का, हॉट करंट्स और जो आपके हॉट करंट्स और जो है कोल्ड करंट्स होते हैं उनके बारे में। जैसे लैब्राडोर करंट हो गया आपका, कोशियो करंट हो गया, ये सारे करंट्स आपको मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे, इनका करंट की आपकी लिस्ट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो आप हमें हमें कमेंट में बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ये जो है अपनी वेबसाइट पे आपको इसके लिए डालते हैं और इसकी एक क्लास भी हम चला देंगे आपके लिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं फिर अवार्ड्स पे। अवार्ड्स का तो गेम मैं आपको बता ही चुका हूँ। अवार्ड्स तो जो मिल जाए, खासकर भारतीय को मिले तो एकदम रट्टा मार लेना है। और कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड है, हर साल मिलता है और हम बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये देखिए, थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पिश्तक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिवल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब पिश्तक, ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, सबको नहीं पता होगा। मुझे लगता है कि अगर 100 बच्चों की बात करो तो हार्डली शायद 2 या 3 को पता होगा। 100, और इसमें उनकी गलती भी नहीं है। देखिए, ऐसे सवाल कहीं किताबों में मिलते भी नहीं है। तो इस किताब को, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए जानबूझ पढ़ा था कि इसको आप जो है ना, घबराना नहीं है कि मैंने पढ़ा ही नहीं यार, क्योंकि ये सवाल आप नॉर्मली आदमी पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, तो उस, क्योंकि ये ऐसा सवाल है, शायद जो बच्चा स्टेट पीसीएस में पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा, या शायद वो यूपीएससी ट्राई करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसको थोड़ा बहुत मालूम हो सकता है। बाकी एसएससी लेवल का बच्चा इतना दिमाग नहीं मारता, और उसको मारने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये सवाल डाला गया ताकि आपको जो है, आपको इल्म हो जाए इस बात का, आपको दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। अब लेकिन एक सवाल अगला देखिए, कितना प्यारा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्यूबल विटामिन। चार्ट बनाइए, पता लग जाएगा, विटामिन सी है भाई, क्या दिक्कत है। डैश इज क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। देखिए, अब ये सवाल है ना हिस्ट्री का, फिजिकल हिस्ट्री आ गई, सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी आ गई। अब फिजिकल ज्योग्राफी आ तो गई है, पढ़ा होगा तो मालूम होगा, तो बस इसीलिए तो कहता हूँ कि पढ़िए, पढ़िए, मालूम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन पढ़ना होगा। अब ये आता है आपका एक ऐसा सवाल जो हम लोग कई बार ना स्पोर्ट्स को समझते हैं, सिर्फ आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि भाई क्रिकेट हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स फुटबॉल हो जाएगा, लेकिन वॉलीबॉल तक भी हम नहीं पहुंचते। हम तो जूडो कराटे भी नहीं देखते। लेकिन यहाँ सवाल पूछा है कि इंडियन डैश फॉर जॉइंट विनर्स ऑफ 2020 ऑनलाइन फिडे चेस ओलंपियाड, मतलब ऑनलाइन चेस खेली जा रही है, उसमें कौन से 2 देश हैं? एक तो इंडिया होगा, दूसरा कौन सा देश है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला ताकि आपको मालूम हो कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। थोड़ा बहुत देखते रहिए, और बार-बार देखेंगे तो ज़हन में बैठ जाएगा। पहली बार तो कुछ भी नहीं बैठेगा। आपको मालूम होगा कि पहली बार आप कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो मात्र 15% ही उसका आप रिटेन कर पाते हैं 100 में से। लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार उस किताब को पढ़ते हैं ना, सडनली ये परसेंटेज उठ के जो है ना 45% चला जाएगा, और तीसरी बार होते-होते तो ये 70 से 75 के ऊपर भी चला जाएगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। और हम एक ही किताब को जनरली, हम जब प्रिपरेशन में होते हैं ना, मुझे औरों को तो नहीं पता है कि मैंने तो जब पढ़ना शुरू किया था तो मैं एक ही किताब को 8-8 9-9 बार पढ़ चुका था, तो पन्ने नंबर तक याद हो चुके थे। और वही चीज़ मैं आपको भी बताऊँगा कि भाई तैयारी में कोई कोताही तो छोड़नी ही नहीं है। शायद कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई होंगी, जो जिनसे मैं सीख के आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? कुछ टॉपिक्स मैंने भी ऐसे छोड़ दिए होंगे जिनका जब सवाल मैंने देखा तो मुझे लगा कि अरे यार! काश मैं ये वाला सवाल भी ये पढ़ लेता तो शायद मेरे नंबर और अच्छे हो जाते। ठीक है? अब देखते हैं, एक एग्जाम और देखा इसी श्रृंखला का, वो था 13 अगस्त 2021 का। अब उसमें क्या आता है, करंट अफेयर, कोर करंट अफेयर, सीधा-सीधा करंट अफेयर 6 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी आपके 2 से 3 आए नहीं आने हैं, तो इसको तो मान के चलिए पॉलिटी पढ़नी ही पढ़नी है। बायोलॉजी, इस बार फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं आया, इस बार केमिस्ट्री से आया। केमिस्ट्री से हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री अपन डिस्कस भी नहीं किया था। तो केमिस्ट्री से हम पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा कि भाई ऐसे केमिकल्स जो हम ज़्यादातर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। नमक हो गया, NaCl जैसे जिसे हम कहते हैं, या फिर हम सोडियम बेकिंग सोडा हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ लेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। या और जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती है, जो जिन्हें उनकी डेफिनेशन है सब्लिमेशन वगैरह टाइप की, कि भाई क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। ये सब हमें, कोई भी आप किताब उठाएंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो इतना टफ नहीं है केमिस्ट्री को पढ़ना, और इसमें कुछ करंट अफेयर वाला टाइप का कुछ है भी नहीं। अनलेस एंड अनटिल आप करंट अफेयर केमिस्ट्री में आप एकदम डिटेल में चले जाए। हाँ, केमिस्ट्री में आप ये भी देख सकते हैं कि भाई 1 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर क्या है, उनकी वैलेंसीज क्या है, प्लस उनकी वो किस तरीके के हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, ये थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ये काम आता है, आपको बाकी एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा। स्पोर्ट्स, मिसलेनियस, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी फिर से वही सवाल, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है भाई? इकोनॉमी में पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी क्या होती है। समझ रहे हैं आप कि भाई अगर हम
मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप एक बार तसल्ली से ध्यान से पढ़ लेंगे ना, एकदम कहीं नहीं जाने वाली, कॉन्सेप्ट है, कोई टफ चीज़ नहीं है। इसके बाद आपको पढ़ना है भारत की जो संस्थाएँ हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे आपका आरबीआई हो गया जो बैंकों को कंट्रोल करता है, बैंक्स बैंक्स के बारे में पढ़ना है, बेसल के नॉर्म्स जो होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा कि भाई बेसल के नॉर्म्स क्या-क्या हमें सिखाते हैं और उनका उनका फ़ायदा क्या है, बैंक्स की प्रोविज़निंग कैसे होती है, एनपीए क्या होता है, इनके बारे में आपको इकोनॉमी में थोड़ा देखना पड़ेगा। हिस्ट्री से देखिए सडनली 5 क्वेश्चन आए ना, तो मैं आपको ये बार-बार कह रहा हूँ, पॉलिटी और हिस्ट्री और फिर करंट अफेयर्स, ये तो आपकी जान है एग्ज़ाम में। 25 में से आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे इनसे। 10 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होने वाले। तो इनको तो बहुत तसल्ली से पढ़िएगा। और हिस्ट्री में आप देखेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मिडीवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों पे आपका जो है स्पेशल फ़ोकस होना चाहिए और थोड़ा-सा तसल्ली से पढ़िएगा। ये स्कोरिंग पोर्शन है, इसमें अगर हमने मिस कर दिया ना, तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और वो गलती हमें करनी नहीं है। समझ रहे हैं आप? ज्योग्राफी आपको पढ़नी ही है, ज्योग्राफी बता दिया, अवार्ड्स इस बार आए नहीं, तो इस बार इसलिए अवार्ड छोड़ दिया गया। ठीक है? तो ये होता है हमारा सीजीएल के जो है ना एग्ज़ाम्स का एनालिसिस। देखिए, अब मैं आपको बताऊँ ना कि क्योंकि वेंडर बदलते हैं, एग्ज़ाम के जो वेंडर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तो जैसे ही वेंडर भी बदलते हैं ना, उनके साथ-साथ एग्ज़ाम का पैटर्न में भी थोड़ा बहुत बदलाव आता है। तो अभी तो पिछले 1-2 साल से वेंडर सेम है, तो एग्ज़ाम एक ही जैसा पैटर्न आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम से भी वेंडर सेम ही रहेंगे और पैटर्न भी सेम रहेगा और करंट अगर आप देखेंगे ना, तो करंट इम्पोर्टेंट हो गई है। अब वेग सवाल नहीं पूछे जाते। वो वेग सवाल का ज़माना गया, जब हमारे समय वो लोग 50 क्वेश्चन होते थे और वो कुछ भी पूछ लेते थे। मतलब कुछ भी पूछ लेते थे। मतलब ये आप सवाल ऐसा देखिए कि गांधी जी जिस टेबल पर डिनर कर रहे हैं, ठीक है, उनके बाई साइड दूसरी दो दो आदमी छोड़ के कौन बैठा है। अब ऐसा सवाल भी पूछ लेंगे तो आपको क्या पता है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है। तो लेकिन अब ऐसे वेग सवाल नहीं पूछे जाते। अब थोड़ा सा लॉजिक है। एग्जाम सेट करने वाले को भी पता है कि भाई बच्चे से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी कोशिश भी यही है कि हम आपको वही चीज़ बताएं जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगी। ये पिछले एग्जाम में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। देखिए, करंट अफेयर क्वेश्चन कैसा आता है कि विच इंडियन स्टेट वॉन द यूएन इंटीग्रिटी टास्क फोर्स अवार्ड दिस ईयर फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन ईयर 2020। केरला। करंट अफेयर है, कोर करंट अफेयर है, जिसने पढ़ा होगा उसको पढ़ा होगा। अब देखिए, पॉलिटी कह रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिटी को तो भाई साहब मिक्सी में चलाओ, घोल के पी जाओ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, बहुत काम आएगी। बाकी एग्जाम्स में भी काम आएगी। कल को अगर असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम लिखोगे यूपीएससी का, या स्टेट का पीसीएस का एग्जाम लिखोगे, हर जगह काम आएगी। In which of the following state does the governor have special responsibility under Article 371H of Constitution with respect to law and order and discharge of function in thereof? अब भाई 370 का तो नाम सुना था जम्मू कश्मीर में, अभी 371H क्या बोला है? तो भाई जब पॉलिटी उठाओगे ना, तो समझ में आएगा कि भाई ये 370 के आसपास की जो सीरीज, जो आर्टिकल्स की सीरीज है ना, इसमें हर स्टेट के बारे में कोई ना कोई स्पेशल दर्जा दिया गया हर स्टेट को। तो यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है कि 371H के तहत अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है, उनको कुछ अलग से गवर्नर को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है। अब हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? अब प्लानिंग कमीशन तो है नहीं, अब इनकी जगह पे कौन आ चुका है? इनकी जगह पे है नीति आयोग। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही होते थे, तो ये तो मालूम होना ही चाहिए। तो पीछे जो चला गया, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, थोड़ा पढ़ना है उसके बारे में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टीज इन गल्फ ऑफ कैम्बे ऑफ अरेबियन सी? अब देखिए, फिर से बताया था मैंने आपको कि अगर आपके पास आपकी लिस्ट रेडी होती कि भाई कौन सी नदी है, कहाँ बहती है, कहाँ गिरती है और क्या क्या हाइडल पावर प्लांट है उसके ऊपर, फटाक से बता दोगे। अब ये तो अरेबियन सी में गिर रही है, मैंने आपको बताया अरेबियन सी में सिर्फ भारत की 2 ही नदियां ऐसे गिर रही हैं, वो है नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा तो है नहीं ऑप्शन में, तो ताप्ती इसका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। तो अब देखिए, हमारे पास जो है ना, इस स्ट्रैटेजी के बाद अब बचा क्या है? अब हमारे पास ये बचा है कि भाई क्या क्या अवॉइड करना है। अवॉइड करना है, देखिए ऐसी डिटेल ना जो बहुत ज़्यादा डीप में है, हमें अवॉइड करना है। आपको जैसे मैं आपको बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री में ना काफ़ी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। थोड़ा बहुत हड़प्पन कल्चर में कहाँ किसके यहाँ क्या मिला, कौन सी साइट पे क्या मिला, वो पढ़ लीजिए। उसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है। जैनिज़्म में स्थापना किसने की, जो उनके मेन स्थानों पे उन्होंने क्या-क्या सरमन दिए गए, वो पढ़ लीजिए जैनिज़्म की। या बुद्धिज़्म की बात करें तो जो है बुद्धा जी ने कहाँ-कहाँ उनके जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि भाई उन्होंने यहाँ पे अपना सरमन पहली बार दिया, आखिरी बार उन्होंने जो महापरिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ उनको मिली। इस बारे में आपको बात करनी है। ठीक है। या फिर बुद्धिज़्म के जो अलग से हीनयान, विनयान जो बात की गई है, महायान, इसके बारे में हल्का-सा ये समझने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जितने भी
बीच के रूलर्स है शिंशुनाग डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी या सतवाहनास हो गए, इनके बारे में हल्का-फुल्का पढ़िए, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो आपका समय का वेस्ट है वो नहीं पढ़ना आपको। इसी तरीके से अगर मैं आपको इकॉनमी की बात बताऊँ, तो इकॉनमी में ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी वर्ल्ड इकॉनमी पूरा समझ घुस जाएँ उसमें, भाई वर्ल्ड इकॉनमी में ऐसा हो रहा है, वर्ल्ड इकॉनमी में ऐसा हो रहा है, उसमें आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके काम की भी नहीं है, ठीक है? और खासकर बायोलॉजी की बात करूँ, तो बायोलॉजी में आपको ज़्यादा प्लांट किंगडम में इतना घुसने की कोशिश नहीं करनी। प्लांट्स के बारे में बहुत ऊपरी-ऊपरी पढ़िए, बस उनके उनके उनका सेल वेल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ेंगे ना उसमें आपको रिटेंशन पावर बहुत कम हो जाएगा, आप रिटेन कर ही नहीं पाएँगे। बायोलॉजी बहुत डीप है और उतना हम रिटेन कर नहीं सकते और उसके चक्कर में उसको रिटेन करेंगे तो बाकी चीज़ें करें। भाई दिमाग तो इतना सही है ना, दिमाग तो भाई आपका नहीं पता, मेरा तो इतना सही है, ठीक है? तो उसको सस्टेन करना है भाई, उसको यूज़ करना है, मैथ्स भी तो सॉल्व करनी है, तो फिर इंग्लिश भी तो याद रखनी है, रीज़निंग का भी तो दिमाग लगाना है, रीज़निंग तो कहती है भाई एनालिसिस करो। तो इसीलिए बायोलॉजी पे इतना दिमाग नहीं मारेंगे, खासकर प्लांट किंगडम पे ज़्यादा जोर नहीं मारना हमें, ठीक है? तो हमारी हिस्ट्री भी हो गई, इकॉनमी हो गई, बायोलॉजी हो गई। इसके अलावा एक टॉपिक जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता था, वो है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी बस जो है ना थोड़ा सुपरफिशियली पढ़िएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम डिटेल में आप रिसर्च कर रहे हैं, कि भाई की एनर्जी कैसे निकल रही है, इन सब की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सर एक भी नंबर ना छूट जाए। बात अच्छी है, लेकिन सब्जेक्ट वो पढ़ो जिसमें से एक्चुअली में ना छूटे। पूछेगा ही केमिस्ट्री में से 1 या 2, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। हिस्ट्री पढ़ो अच्छे से, खासकर मॉडर्न और मिडीवियल, वहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो उसको तसल्ली से पढ़ना है हमें, ठीक है? तो देखिए, रॉबर्ट कुमार साहब आ गए यहाँ पे। आखिरी में स्टार्टिंग में इन्होंने आपका स्वागत किया था, आखिरी में ये आपको जो है थम्स अप दिखा के आपको बेस्ट ऑफ लक भी कह रहे हैं, ठीक है? तो हमारे साथी जी का बेस्ट ऑफ लक लीजिए, मेरा भी बेस्ट ऑफ लक लीजिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और कोई भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में बताएँ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताइए, हमारी हमारी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी पूरी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी उस प्रॉब्लम का जो है एनालिसिस, सॉल्यूशन जो भी हमसे बनता पड़ेगा वो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को, नॉलेज को बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए। आप भी, हम तो बढ़ा ही रहे हैं, आपका भी बढ़ा रहे हैं, आप अपने साथियों का बढ़ाइए, ठीक है? तब तक तो मेरी और रॉबर्ट कुमार साहब की तरफ से थैंक यू और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।